Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is मानसी कौशिक and this is स्किल स्टडी मानसी. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. दिस वुड रियली मेक मी हैप्पी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को शेयर भी कीजिए. इस लेक्चर में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, मतलब कि यूरोपियंस भारत में कैसे आए और किस सीक्वेंस में आए और उन्होंने इंडिया में आकर क्या क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो कॉज किए. डू चेक दैट आउट वीडियो बिफोर दिस बिकॉज आपको अदरवाइज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा. मेक श्योर आप इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को चेकआउट कर लो ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर विल स्टार्ट द टॉपिक नाउ. अब देखो क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया था. मैंने आपको बताया था औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट. अब देखो सबसे पहले जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना अपना जो रीजन था वो मुगल एम्पायर से सेपरेट करना शुरू कर दिया. सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं चिंग्स खान की, जिसको आप निजाम उल मुल्क भी कहते हो. उसने सेपरेट किया हैदराबाद को किससे, मुगल एम्पायर से. सेकेंड हम बात करते हैं तो नवाब ऑफ बंगाल की, जिनका नाम था मुर्शीद कुली खान. उन्होंने सेपरेट किया बंगाल को फ्रॉम दी मुगल एम्पायर. थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर सादत अली खान की, जिन्होंने सेपरेट किया किसको, अवध को सेपरेट किया किससे, मुगल एम्पायर से. ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने रेस्पेक्टिवली अपना अपना एम्पायर जो है अलग कर लिया था. अब इससे पहले मैंने आपको बताया था क्योंकि बंगाल की जो जमीन होती थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी और ब्रिटिशर्स को वहां पर बहुत ज्यादा इरिगेशन करना होता है इंडिगो वगैरह का, तो इसीलिए उन लोगों के लिए बंगाल क्या था, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था. ठीक है, इसलिए उनकी नजर हमेशा कहाँ रहती थी, बंगाल पर. अब हम यहीं पर बात करते हैं कि बंगाल की हिस्ट्री क्या हुई, कैसे कैसे बैटर ऑफ प्लासी तक बात पहुंची. थोड़ी सी यहाँ पर बैक स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ बंगाल की. 1741 में क्या हुआ, अलीवर्दी खान नाम का एक डिप्यूटी गवर्नर था, कहाँ का, बिहार का. उसने क्या किया, उस वक्त जो नवाब ऑफ बंगाल था वो था सरफराज खान. उसने सरफराज खान पर अटैक किया और उसका मर्डर कर दिया. ठीक है, एंड देन ही बिकेम द सूबेदार ऑफ बंगाल. अब उसके 15 साल तक उसने राज किया एंड देन 15 साल बाद क्या होता है, उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है. उसके बाद वहां का नवाब कौन बनता है, उसका ग्रैंड सन जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला. ठीक है, उसकी सबसे छोटी बेटी का जो सबसे छोटा बेटा होता है वो होता है सिराजुद्दौला, जिसको नवाब ऑफ बंगाल जो है घोषित कर. अब देखो होता क्या है कि सिराज को बहुत छोटी उम्र में ही नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है. तो उसके खुद के कोर्ट में ही उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं. ऐसा पहले बहुत होता था कि राजाओं के जो कोर्ट होते थे उनमें उनके बहुत दुश्मन भी हुआ करते थे, जो बाद में जाके उनके साथ ट्रेचरी कर देते, दुश्मनी हो जाती थी उनसे. ऐसे ही एक उसका जो कमांडर था, उसकी जो आर्मी का कमांडर था, उसका नाम था क्या, मीर जाफर खान. आपको इसकी भी कहानी आगे मिलेगी. मीर जाफर खान कौन था, उसकी आर्मी का कमांडर हुआ करता था और उसका एक कोर्ट भी था जिसमें और भी बहुत सारे लोग थे जो उससे दुश्मनी रखते. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो फोर्ट्स का फॉर्मेशन करने लगे थे और लास्ट फोर्ट उन्होंने कहाँ पर बनाया था, कैलकाटा में बनाया था. अब उन्होंने जो फोर्ट बनाया था वो बनाया था नवाब ऑफ बंगाल से बिना परमिशन लिए, मतलब सिराजुद्दौला से बिना परमिशन लिए उन्होंने जो है फोर्ट का निर्माण कर दिया था. ये बात सिराज को लगी थी बहुत बुरी. और सिराज देखो कम उम्र में क्या होता है कि आप थोड़े इम्पल्सिव ज्यादा होते हो. ठीक है, अब वो इम्पल्सिव बहुत था, उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि बिना उसकी परमिशन के उन्होंने वहां पर फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया. इस पर वो जाता है और अराउंड 146 ब्रिटिशर्स को एक बहुत छोटे से रूम में कैद करके आ जाता है. और सुबह तक जब वो रूम खोला जाता है तो अराउंड ऐसा माना जाता है कि 100 से ज्यादा लोग वहां पर मरे हुए मिले थे सफोकेशन की वजह से. इसी ट्रेजेडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी. ठीक है, बहुत फेमस ट्रेजेडी है ब्लैक होल ट्रेजेडी. अब देखो ब्रिटिशर्स के इतने सारे लोग मरे तो ऑब्वियसली वो चुप तो बैठने वाले नहीं थे. तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आपने सुनी होगी कि ब्रिटिशर्स बहुत फॉलो करते थे. अब यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा. उन्होंने इकट्ठे किए सिराजुद्दौला के जितने भी दुश्मन थे, उन्होंने उन सब दुश्मनों को इकट्ठा किया, उनके साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाया और एक डील की कि मीर जाफर जो है, मीर जाफर की काफी दुश्मनी तब तक हो चुकी थी सिराज से. मतलब एक होता है ना साइलेंस वॉर चल रही होती है, कोल्ड वॉर चल रही होती है, ऐसे ही उसका था.
ठीक है। तो उन्होंने जितने भी उसके दुश्मन थे उनके साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाया। अच्छा, ये सब कुछ आप एक कहानी की तरह सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे अच्छा ये मॉडर्न हिस्ट्री है, पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको लगेगा बर्डन। लेकिन अगर आप एक कहानी की तरह सुन रहे हो आपकी हिस्ट्री जिसको आपको जानना ज़रूरी है, तो फिर आपके लिए थोड़ा मज़ेदार हो जाएगा ये। ठीक है, वहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेचरी की। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना शुरू करा। उनके जितने भी दुश्मन थे उन सबको इकट्ठा किया, सीक्रेट अलायंस का फॉर्मेशन किया। सीक्रेट अलायंस की जो डील थी उनकी, उसमें मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल वो बनाने वाले थे। लेकिन जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो किनके पास होंगी? ब्रिटिशर्स के पास होंगी। और जो भी ट्रेड होगा बंगाल में, जितना भी ट्रेड होगा वो किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। मतलब एक तरीके से वो मोनोपोली चाहते थे पूरी इंडिया पर। पहले इनिशियली ट्रेड की जाते थे, फिर उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उस सीक्रेट अलायंस के मेजर पार्ट तो वैसे मीर जाफर था, लेकिन और भी लोग थे उसमें, जैसे राय दुर्लभ थे, जगत सेठ थे, ओमी चंद से, ये सब क्या थे? इन्वॉल्व थे उसमें। ठीक है, इस सीक्रेट अलायंस से या फिर इस डील के तहत जो मीर जाफर था उसको नया नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाना था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है आपकी 23 जून 1757 को लड़ा जाता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसमें सिराजुद्दौला के अराउंड 50,000 जो उसकी आर्मी थी वो लगभग हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि आप बाहर के दुश्मनों से लड़ लोगे, लेकिन जो घर के दुश्मन होते हैं उनसे आप नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की उसमें हार हो जाती है। फाइनली जो मीर जाफर का सबसे छोटा बेटा होता है मिरान, वो उसका मर्डर कर देता है। एंड देन मीर जाफर फाइनली क्या बन जाता है? हमारा नवाब ऑफ। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थी? इंडिया में चाहिए थी मोनोपोली। ठीक है, और उस टाइम उनके एग्जैक्ट पॉलिटिकल भी आप कह सकते हो, या फिर उनके एक्चुअल दुश्मन जो थे वो थे हमारे फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच का भी उस टाइम तक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था ट्रेड में इंडिया में। ठीक है, और ऑब्वियसली ऐसा भी हो रहा था कुछ जगहों पर कि जहां पर उनके दुश्मन थे, ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, उनको फ्रेंच जो है वो सपोर्ट कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी एक कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि जब बंगाल भी हमारा हो गया, हमारे अंडर आ गया है, तो हम क्या करते हैं? फ्रेंच के साथ फ्रेंच को भी मतलब निकाल फेंकते हैं। होता क्या, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मद्रास को लीज पर लिया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। तो फ्रेंच क्या करते हैं? मद्रास पर अटैक कर लेते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसी बात पर ब्रिटिशर्स भी उन पर अटैक कर देते हैं और स्टार्ट होती है आपकी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1740 टू 1748। 8 साल की ये एंग्लो फ्रेंच वॉर लड़ी जाती है, जिसमें होता क्या है? मद्रास को रिकैप्चर करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स फ्रेंच से। अब देखो, क्योंकि उन्होंने मद्रास पर कैप्चर कर लिया था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? फ्रेंच की कुछ शिप्स जो होती हैं वो उनको कैप्चर कर लेते हैं उसके बदले में। ठीक है, तो एक ट्रीटी साइन होती है, दोनों के बीच में बात करी जाती है, एक ट्रीटी साइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, नाम याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल 1748 में साइन की जाती है, जहां पर क्या होता है? ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस दे दिया जाता है और नॉर्थ अमेरिका रीजन जो होता है वो फ्रेंच को वापस दे दिया जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। फिर आती है हमारी सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कि लड़ी जाती है 1749 से लेकर 1754 तक। इसमें भी बहुत लड़ते हैं, बहुत साल तक वो लड़ते ही रहते हैं और कुछ भी उनका लास्ट में डिसीजन नहीं निकल पाता है। देखो, आप जहां भी ब्रिटिशर्स की आप लड़ाइयाँ देखोगे तो ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब भाई हम हार गए तो अब हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो ट्रीटी साइन करने की कोशिश करते हैं, हर जगह वो ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है, उनका नुकसान हो ना हो, दूसरे का नुकसान जरूर करना है। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर हमारी लड़ी जाती है 1749 से 54 तक, जिसमें बहुत सारा लॉस होता है, फ्रेंच का भी, ब्रिटिशर्स का भी, और वो एक दूसरे से मतलब इनडायरेक्टली ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के कामों में वो इंटरफेयर नहीं करें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वॉर आती है जिसको हम कहते हैं थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1758 से लेकर 1763 तक। उसमें बेसिकली क्या होता है कि फ्रेंच जो हैं वो ब्रिटिशर्स के कुछ फोर्ट्स पर कैप्चर कर लेते हैं और इस बात पर ब्रिटिशर्स जो गुस्सा होकर उन पर भी अटैक कर देते हैं। इस वॉर को हम 7 ईयर वॉर के नाम से भी जानते हैं।
बेसिकली दोनों बहुत लड़ते हैं इसमें भी, और इसमें भी लास्ट में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। बेसिकली जहां पर फ्रेंच का देखो पॉलिटिकल जो होल्ड था वो लगभग खत्म हो जाता है, उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ्रेंच का तो बिल्कुल होल्ड खत्म हो गया। अब बात करें जो डच थे, उनको वो पहले ही हरा चुके थे 1759 में बैटल ऑफ बिदारा में, जिसको आप बैटल ऑफ हुगली भी कहते हो, जिसको आप बैटल ऑफ चिंसुरा भी कह सकते हो। ठीक है, तो डच का होल्ड भी इंडिया में खत्म हो चुका है। आ जाते हैं बंगाल पर, तो मैं बात कर रही हूँ इन अराउंड 1763 होता क्या है उस टाइम, बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। कौन बन जाता है? मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था, लड़ झगड़ के कैसे भी वो नवाब ऑफ बंगाल जो है वो बन चुका था उस वक्त। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि जो मीर कासिम है वो उनका एक पपेट की तरह काम करेगा और उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है फर्दर। बट ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो उसकी टेरिटरी में आते थे और उसे टैक्स नहीं दे रहे थे, तो ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। ऑल्सो ब्रिटिशर्स जो है दस्तक, ट्रेड परमिट्स उस टाइम कहा जाता था उन्हें, दस्तक, उनका भी मिसयूज कर रहे थे बंगाल में। इस बात पर मीर कासिम को आ जाता है थोड़ा गुस्सा। ठीक है, अब वो ऐसे सामने से तो लड़ नहीं सकता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का बंगाल पे बहुत स्ट्रांग होल्ड था, तो वो क्या करता है, अवध जाता है। अवध पहुंच जाता है, भाग जाता है एक तरीके से, और वहां पर वो एक अलायंस बनाने की कोशिश करता है। अब वो आ जाता है अवध। ठीक है, तो जो नवाब ऑफ अवध होते हैं वो उनके साथ एक अलायंस फॉर्म करता है। ऑल्सो एक मुगल एम्परर होते हैं जिनका नाम होता है शाह आलम सेकंड। ये तीन लोग मिलकर, मतलब कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि कौन थे, नवाब ऑफ अवध, तीसरे हमारे शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं ताकि वो ब्रिटिशर से रिकवर कर सके किसको, बंगाल। अब देखो 22 अक्टूबर 1764 को होता क्या है, इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मीज होती हैं वो ब्रिटिशर्स से लड़ती हैं और हार जाती हैं। ठीक है, और ब्रिटिशर्स किसके अंडर लड़ते हैं, हेक्टर मुनरो के अंडर लड़ते हैं, और इसी बैटल को हम किस बैटल के नाम से जाते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन तीन लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला खान और तीसरे हमारे शाह आलम सेकंड। ये तीनों जो है ब्रिटिशर्स से हार गए इन बैटल ऑफ बक्सर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ट्रीटी साइन करते थे, तो उन्होंने कुछ ट्रीटी साइन करी किस किस के साथ, शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम के साथ। उन्होंने इलाहाबाद में कुछ ट्रीटी साइन करी इन 1765, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से हम जानते। तो अगर हम बंगाल की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो क्या करते हैं, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लगा देते हैं। डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लगता है 1765 से 1772 तक लगता है, जिसको स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट में बेसिकली मतलब ये होता है कि वहाँ का एक रूलर तो होगा, कहने को सिर्फ एक रूलर होगा, और बाकी वहाँ पर रूलर के साथ साथ ब्रिटिशर्स भी रूल करेंगे। अब देखो ट्रेड से जो है वो रूलिंग पर भी आ गए, उन्होंने ऐसे ही किसी को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन रूल एक्चुअल किसका था, ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब बंगाल के बाद उनकी नजर पड़ती है मैसूर पर। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम 1761 में, जो रूलर होता है मैसूर का वो होता है हैदर अली। ठीक है, हैदर अली बहुत पावरफुल रूलर हुआ करता था उस वक्त का। तो क्या करता है ब्रिटिशर्स, अब वो ही सेम उनकी स्कीम चली आ रही है, वो क्या करते हैं, सारे दुश्मन जो है इकट्ठा करते हैं हैदर अली के। अब हैदर अली के उस वक्त मेजर दो दुश्मन हुआ करते थे, एक मराठा, दूसरे नवाब ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अब नवाब ऑफ हैदराबाद से उनकी दुश्मनी इसलिए थी, बेसिकली उनके जो कुछ टेरिटरीज थे उसने वो कैप्चर कर रखे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनके साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं मराठाओं को और नवाब ऑफ हैदराबाद को कि हम जाकर जो है हैदर अली पर अटैक करते हैं। इस बात पर जब हैदर अली को ये बात पता चलती है तो हैदर अली उल्टा कन्विंस कर लेता है मराठाओं को कि आप जो है भाई न्यूट्रल रहो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी तरफ से लड़ो या फिर आप उनकी तरफ से लड़ो, आप कहीं से मतलब लड़ो, हमारी लड़ाई में आप लड़ो ही मत, न्यूट्रल रहो। ठीक है, और नवाब ऑफ हैदराबाद को वो ये कन्विंस कर लेते हैं कि आप मेरी तरफ से लड़ो और मैंने आपकी जितनी भी टेरिटरीज कैप्चर की हुई हैं मैं आपको वो सारी टेरिटरीज वापस कर दूंगा। ठीक है, वो कन्विंस हो जाते हैं और फिर लड़ी जाती है हमारी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि लड़ी जाती है 1767 से 1769 तक, और फाइनली 4 अप्रैल 1769 को साइन करी जाती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, अब वो प्रोटेक्ट करेंगे हैदर अली को। ठीक है, हैदर अली को प्रोटेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स उसके दुश्मनों से।
अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वॉर आने वाली है जिसको हम कहते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसका टाइम पीरियड था 1780 से 1784 तक। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो मराठास होते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ मद्रास में ब्रिटिशर्स सब प्रोटेक्ट करेंगे किसको, हैदर अली को। अब क्या होता है कि जो मराठास होते हैं जिनके साथ इसने पहले एक सीक्रेट अलायंस बनाया था कि भाई आप न्यूट्रल हो जाओ, अब वो क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं हैदर अली पे ही, ठीक है। पॉलिटिक्स देखिएगा आप यहाँ पर, वो अटैक कर देते हैं हैदर अली पे ही। हैदर अली की हेल्प जो है ब्रिटिशर्स उस वक्त नहीं कर पाते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्रेंच होते हैं वो उस वक्त मदद कर देते हैं हैदर अली की, उसको जो गन्स वगैरह चाहिए होती हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं फ्रेंच लोग। अब देखो मैंने आपको बताया कि फ्रेंच की और ब्रिटिशर्स की चल रही थी उस वक्त दुश्मनी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए थी मोनोपोली इन इंडिया, और फ्रेंच का उस टाइम तक फिर भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंडिया में, ठीक है। अब जब हैदर अली मदद लेने लगता है फ्रेंच से, तो ये बात बुरी लगती है किसको, ब्रिटिशर्स को। अब एक जगह थी माहे, जहां से जो गन्स थी उनका सप्लाई हो रहा था फ्रेंच के थ्रू किसको, हैदर अली को। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो माहे को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये बात लग जाती है हैदर को बहुत बुरी, और उसको लगता है कि भाई अब सर के ऊपर से चला गया है पानी, अब जो है इनको खत्म करना पड़ेगा। अब क्या करता है ये फिर से किसके साथ अलायंस बनाता है, वही निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ और मराठास, जो पहले इस पर अटैक कर रहे थे उन्हीं के साथ इसने दोबारा अलायंस बनाया, मराठास के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, ठीक है। इसने अलायंस बनाया कि हम ब्रिटिशर्स पर करते हैं अटैक। अब देखो होता क्या है, जो पहले इसने किया था अब ब्रिटिशर्स वही वो चालाकी करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से जो मराठा होते हैं और निज़ाम ऑफ हैदराबाद होते हैं उन दोनों को कन्विंस कर लेते हैं कि आप इस अलायंस से हट जाओ, वरना आपको, उसको तो नुकसान होगा ही होगा, आपको भी साथ में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो 1781 में क्या होता है, हैदर अली खान रह जाता है अकेला और ब्रिटिशर्स से वो हार जाता है, लेकिन वो दोबारा रीग्रुपिंग करता है और दोबारा अपनी आर्मी फॉर्म करता है, जीत जाता है ब्रिटिशर्स से और उनका कमांडर भी कैप्चर कर लेता है। अब देखो फर्दर आगे होता क्या है, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की हो जाती है मौत। कुछ बुक्स उसको रेफर करती हैं कि उसकी कैंसर से मौत हुई थी, कुछ कहते हैं कि उसका मर्डर करवा दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। फाइनली उसकी हो जाती है मौत और नेक्स्ट रूलर जो बनता है वो होता है टीपू सुल्तान, जो उसका होता है बेटा, जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट नेम से भी जानते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर से। तो वो कंटिन्यू करता है सेम वॉर को, उस वॉर को कंटिन्यू करता है, कुछ साल तक वो वॉर चलती है और फाइनली जब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दिखता तो एक ट्रीटी साइन करी जाती है इन 1784। वो साइन करी जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसको साइन किया जाता है जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सारी टेरिटरीज जो है वो वापस कर देते हैं जो भी उन्होंने कैप्चर करी होती हैं। अब देखो ब्रिटिशर्स की दुश्मनी मराठा से भी चल रही थी, तो फाइनली इन 1775 एक लड़ाई लड़ी जाती है, वॉर लड़ी जाती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1775 से 1782 तक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो मराठाओं पर कर देते हैं अटैक और हार जाते हैं और फिर ट्रीटी ऑफ वाडगांव साइन करके वो आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग। वो क्या करता है, वो हार स्वीकार नहीं करता है और वो एक बड़ी आर्मी भेजता है और फाइनली वहां पर बड़ी आर्मी के साथ जाता है और जीतता है। फाइनली वो ट्रीटी ऑफ सालबाय इन इसी बीच 1799 में बहुत इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी जाती है जिसको हम कहते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें देखो बेसिकली होता क्या है। अच्छा 1789 में आपका जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे हमारे लॉर्ड वेल्सली, ठीक है। तो ये इन सब के बारे में वैसे मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगी, इन सब के जो गवर्नर जनरल्स रहे हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होता है, अब फ्रेंच की जो है वो दोस्ती बढ़ने लगती है किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। इस बात पर ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई हम उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं और टीपू सुल्तान उनकी सुन नहीं रहा होता है और उसकी फ्रेंडशिप इंक्रीज हो रही होती है फ्रेंच लोगों के साथ। तो वो ये एक काम करते हैं, जो मराठा होते हैं और जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनको ये कन्विंस कर लेते हैं कि भाई टीपू सुल्तान जो है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है और वो फ्रेंच के साथ मिलकर हमारे टेरिटरीज को हथियाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे लोग मिलकर टीपू सुल्तान पर क्या कर देते हैं, अटैक। उन्होंने अटैक किया टीपू सुल्तान पर, तो टीपू सुल्तान जो है वो डिफीट हो जाता है और उसका जो आधा राज्य होता है वो मिल जाता है मराठाओं को और बाकी निज़ाम जो है वो सब्सिडरी अलायंस जो है साइन कर चुके होते हैं ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ। अब यहाँ पर जान लो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस क्या है, ब्रिटिशर्स का एक सिस्टम कह सकते हो आप, जिसमें वो क्या करते थे कि मान लीजिए आपका राज्य है
तो आप कहने को राजा हो, आप ऊपर हो, लेकिन जो आपके आर्मी आएगी, जो आपका एग्जीक्यूशन होगा, जो आपकी जुडिशरी होगी, सब कुछ किसके अंडर होगा? ब्रिटिशर्स के अंडर। मतलब कि आपको प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स देंगे। आपकी जो पूरी आप अपनी खुद की आर्मी कोई नहीं रख सकते। जैसे आप जापान के बारे में जानते हो, जापान की खुद की आर्मी नहीं होती, यूएसए उसे प्रोटेक्शन देता है। ऐसे ही इसी तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी आर्मी लगा देते थे और बोल देते थे कि भाई आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते। इसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। और यही उन्होंने आगे जितने भी लोगों को, राजाओं को उन्होंने डिफीट करा, उनके साथ उन्होंने सब्सिडरी अलायंस बनाया। एंड अगर हम बात करें मराठास की, तो कुछ मराठास की आपस में भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। जैसे जो सिंधिया थे, जो होलकर थे, उन सभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर उनकी लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो गई थी। और फाइनली बैटल ऑफ पूना लड़ी जाती है कब? 1802 में। अच्छा, ये जितने भी टाइमलाइंस मैं आपको दे रही हूँ याद रखिएगा, ये जितनी भी फाइट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वॉर हैं वो उनका आप टाइम जो है लगभग याद रखिएगा, और किस किस के बीच ये लड़ी गई ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली मराठास में आपस में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, ठीक है। अब देखो बैटल ऑफ पूना में होता क्या है, जो बाजीराव सेकंड होते हैं वो भाग कर आ जाते हैं किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। क्योंकि बेसिकली उनसे जो वो रूलर थे, उनसे उनका पूरा जो टेरिटरी था वो छीनने वाले थे। तो इसलिए वो डर कर आ जाते हैं किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, और उनसे हेल्प मांगते हैं इन 1802। और फाइनली साइन होती है ट्रीटी ऑफ बेसन, साइन के नाम से भी आप जान सकते हो, इन 1802, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको नया पेशवा बना देंगे। और फाइनली ट्रीटी ऑफ बेसन साइन। अब देखो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस कर दिया बाजीराव सेकंड को, तो ब्रिटिशर्स उनकी तरफ से लड़ते हैं और मराठाओं के साथ, जिसको हम कहते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि लड़ी जाती है 1503 से 1504। एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, 1806 में म्यूटिनी ऑफ सेपॉइस भी आपने सुनी होगी, वो भी हुई थी इन वेलोर, जो कि ड्रेस कोड से रिलेटेड थी। वो खैर उसके बारे में डिटेल में आपको आगे किसी लेक्चर में जरूर बताऊं। आपको यहाँ पर मैप में दिख सकता है क्लियरली। ब्रिटिशर्स का क्या होता है, वो सबसे पहले मुगल एम्पायर उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। फाइनली टीपू सुल्तान की मौत के बाद वो मैसूर को भी पूरा कैप्चर कर लेते हैं। अब बचती है जो सिख रीजन होता है, जो उनकी सिख टेरिटरीज होती हैं, उसको वे कैप्चर करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो वहीं से आ सकते हैं, ठीक है, बाहर से आ सकते हैं। जो लाहौर वाला रीजन था वो वहां से बहुत क्लियरली जो है बाहर के फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आ सकते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे ना कैसे हम सिख के साथ भी हम अपनी कोई ट्रीटी साइन करें और उस पर भी हमारा कैप्चर हो जाए धीरे धीरे। अब देखो अगर हम सिखों की बात कर रहे हैं तो 1799 में एक बहुत पावरफुल राजा थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। उन्होंने कॉन्कर किया किसको? लाहौर को उन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया। अब देखो होता क्या है, 25 अप्रैल 1809 में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो राजा रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि जो सतलज रिवर है उसका जो साउथ वाला पार्ट है उसमें रणजीत सिंह एक्सपेंशन अपना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी पार्ट में वो अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो फाइनली जो कश्मीर, मुल्तान और ये सब अटक वाला जो पूरा एरिया है वो राजा रणजीत सिंह कर लेते हैं कैप्चर। अब देखो 1814 में क्या होता है कि जो राजा रणजीत सिंह होते हैं वो शाह शुजा को प्रोटेक्शन दे देते हैं। कौन है शाह शुजा? रूलर ऑफ अफगानिस्तान थे, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। तो शाह शुजा, देखो उनकी थोड़ी हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। वो प्रोटेक्शन के बदले में राजा रणजीत सिंह को गिफ्ट कर देते हैं क्या? कोहिनूर का हीरा, ठीक है। जो कोहिनूर हीरा आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया की ही देन थी। अब देखो ये जो कोहिनूर होता है ये सबसे पहले था मुगल्स के पास। मुगल्स से ले जाते हैं नादिर शाह, और नादिर शाह से ले जाते हैं अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली के ही मतलब आगे वंशज होते हैं ये कौन? शाह शुजा। तो ये गिफ्ट कर देते हैं राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर, और ऐसा कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ही उन्होंने ब्रिटिशर्स को कोहिनूर गिफ्ट कर दिया था। अब देखो 1838 में ट्राई पार्टाइट ट्रीटी साइन करी जाती है। ट्राई मतलब 3 लोगों के बीच में। अब वो कौन कौन 3 लोग थे? शाह शुजा, ब्रिटिशर्स और हमारे राजा रणजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। अब देखो फाइनली 1839 में राजा रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु, और वो क्योंकि बहुत पावरफुल रूलर रहे थे, धीरे धीरे उनकी डेथ के बाद उनका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। देखो अब रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनके कुछ बेटे भी थे, नवनिहाल सिंह, खड़क सिंह,
शेर सिंह ये क्या होते हैं, इनके मर्डर हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है उनका मर्डर करा देते हैं। अब उनका एक सबसे छोटा बेटा होता है, 5 साल का उनके बेटा होता है, जिसको कहते थे दलजीत सिंह, उसको रूलर बना दिया जाता है। बेसिकली दलजीत सिंह की जो माँ होती हैं वो रूल करती है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना गद्दी पर बिठा देना, तो गद्दी पर बैठे होते हैं दलजीत सिंह, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है मतलब दलजीत सिंह को सिख एम्पायर का रूलर बना दिया जाता है इन 1845। अदर हैंड 1843 तक जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सिंध को भी कॉन्कर कर लेते हैं, सिंध तक भी कैप्चर कर लेते हैं। जो सिख और ब्रिटिशर्स होते हैं उनके बीच के रिलेशंस हो जाते हैं खराब, क्योंकि सिख की डिमांड्स कुछ और थी और ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मार्च स्टार्ट कर देते हैं फिरोजपुर, जो कि पंजाब में बेसिकली सिख रीजन में आता था, वहां पर वो मार्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके बदले में जो सिख होते हैं वो सतलज रिवर को कर देते हैं क्रॉस इन 1845। तभी हमारी सबसे पहली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ी जाती है। अब देखो बेसिकली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में होता क्या है कि अराउंड 50,000 जो है सिख वॉरियर्स होते हैं और 20 से 30,000 जो है वॉरियर्स होते हैं किनके, ब्रिटिशर्स के। लेकिन कहते हैं ना घर का वेदी लंका डाय, ऐसा ही कुछ होता है। जो सिख के कुछ लोग होते हैं वो उनके साथ धोखेबाजी कर देते हैं, जिनका नाम था लाल सिंह और तेजा सिंह। वो धोखा कर देते हैं सिख आर्मी के साथ और फाइनली जो है सिख जो है हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से। टोटल अगर हम बात करें तो वो 5 जगहों पर हारते हैं। इन 5 जगहों पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो है डिफीट होने लगती है, किनसे, ब्रिटिशर्स से लड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारी लड़ी जाती है सेकेंड सिख एंग्लो वॉर, जो कि लड़ी जाती है हमारी 1848 से 1849 तक। अब देखो आपने सुना होगा गोरखाओं के बारे में, ठीक है। अब उनके बारे में मशहूर ये चीज़ कही जाती है कि अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है, ठीक है। क्योंकि गोरखा जो है ना बहुत ब्रेव वॉरियर्स होते थे। नेपाल के कुछ बहुत ब्रेव वॉरियर्स के डिविजन्स को कहा जाता था गोरखा। अब उनको क्या है, उनको एक्सपेंशन करना था, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो फाइनली गोरखा लड़ते हैं किनसे, ब्रिटिशर्स से। और इसमें गोरखा हार जाते हैं, बहुत ब्रेवरी से लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ सगौली साइन करी जाती है इन 1816। भी आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में गोरखा जो होते हैं उनको डायरेक्ट एंट्रेंस दी जाती है। अब देखो उससे अगले साल बात करें तो 1817 में स्टार्ट होती है हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1817 से 1819 तक, 2 साल तक उसका टाइम पीरियड रहता है। इसमें देखो बेसिकली लड़ी क्यों जाती है, देखो जो पिंडारी होते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जो लुटेरे माने जाते थे, वो जो है वो मराठाओं में आकर मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मराठा क्योंकि वीक पड़ गए थे तो इस वजह से पिंडारियों को अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ रहा था, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं लूटने लग गए थे ब्रिटिशर्स को। अब उस टाइम जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करा, तो मराठाओं ने मिलकर ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया। दिस वॉज दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। उसने टोटल मराठा एम्पायर पर भी पूरा कैप्चर कर लिया, मैसूर पर भी पूरा कैप्चर कर लिया और फाइनली जो मराठा थे उन पर भी उन्होंने पूरा कैप्चर, देख सकते हो 1764 में उन्होंने सबसे पहले मुगल एम्पायर को पूरा खत्म किया और कैप्चर कर लिया। 1799 में उन्होंने मैसूर को पूरा कैप्चर कर लिया अपने अंडर। देन 1819 में उन्होंने फाइनली मराठा जो थे उनको भी पूरा कैप्चर कर लिया अपने अंडर। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ी जाती है 1824 से 1826 में, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो फाइनली जीत जाते हैं और आसाम, मणिपुर और अराकंड पर वो कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं। फाइनली पीस एस्टैब्लिश की जाती है इन 1826, जिसमें ट्रीटी ऑफ यांडाबो को साइन किया जाता है। अब देखो ये सब कुछ पूरी कहानी थी एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स की, जहां पर उन्होंने कैसे अपना पूरा एम्पायर एक्सपेंड किया और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या डिफरेंट वॉर्स लड़ी, ठीक है। इससे आगे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बीच के कुछ टॉपिक जो हैं जहाँ पर कुछ कहानी मैंने थोड़ी छोड़ दी है, वो मैं आपको अलग से उनका एक टॉपिक बनाकर डाल दूंगी। तो अगर आपने अभी तक और वीडियोस चेकआउट नहीं करे हैं इस चैनल के, मेक श्योर आप और वीडियोस देख लें, आई एम श्योर कि आपके काम ही आएंगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, दैट विल मेक मी वेरी हैप्पी।